हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और पोर्शन दैट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में सीखा था। काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन को तो स्टडी करते थे, लेकिन कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स को कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन जैसा कि आप डायनामिक्स का नाम और इसका मतलब ऑलरेडी जानते हो, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स में समझा दिया था कि डायनामिक्स मतलब एक ऐसी स्टडी ऑफ मोशन होती है जिसमें आप कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स को भी कंसीडर करते हो। तो यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं यहां पर इतना तो जरूर लिख सकता हूं दैट हियर कॉज ऑफ मोशन। अब कॉज ऑफ मोशन क्या है? तो दैट इज फोर्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड। अब देखिए, अगर फोर्स को कंसीडर करना है तो मुझे यहां पर पहले तो ये चेक करना जरूरी होगा कि कौन कौन से फोर्सेस किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड के फ्लो में जिम्मेदार हो सकते हैं। व्हाट आर द फोर्सेस दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द फ्लूइड। तो हमें वो फोर्सेस को लिस्ट आउट करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले लिखता हूं दैट व्हाट आर द फोर्सेस दैट कैन एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर फ्लूइड। तो देखिए, यहां पर जो सबसे पहला फोर्स हम लोग कंसीडर करते हैं दैट इज नोन एज अ कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। लेकिन देखिए, कंप्रेसिबिलिटी का जो फोर्स है, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, अगर आपका फ्लूइड कंप्रेस कर रहा है तो कंप्रेशन के कारण वहां पर, क्योंकि जब डेंसिटी वहां पर इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस मिलता है टू दैट पर्टिकुलर कंप्रेशन, और उसके कारण जो फोर्स आ रहा है उसको कंप्रेसिबिलिटी फोर्स में काउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर कंप्रेशन होगा ही नहीं तो कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को भी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम फ्लूइड्स में लिक्विड्स और गैसेस दोनों के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन लिक्विड्स को हम लोग मान लेते हैं एज द इनकंप्रेसिबल। इसीलिए यहां कंप्रेसिबिलिटी फोर्स की वैल्यू 0 होगी फॉर द लिक्विड्स। लेकिन अगर मैं वहां पर ये कंसीडर कर रहा हूं दैट द फ्लूइड इज गैस, तो ऑफ कोर्स कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इसी के अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ फोर्स है जिसको कंसीडर करते हैं दैट इज नोन एज टर्बुलेंस फोर्स। अब टर्बुलेंस फोर्स क्या होता है? तो देखिए, मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ फ्लो बताए थे, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब होता था एक ऐसा फ्लो जिसमें पार्टिकल्स, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स है, फ्लो के दौरान एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। जब भी कोलिजन होगा, हम ये जानते हैं कि कुछ मोमेंटम का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, और उस दौरान कुछ फोर्स एक्ट करेगा उन पार्टिकल्स के ऊपर। उसी फोर्स को क्या बोल देंगे? बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? एज द टर्बुलेंस फोर्स। चलिए आगे बढ़ते। इसी के अलावा जो थर्ड तरह का जो फोर्स हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं दैट इज विस्कस फोर्स। अब देखिए, ये विस्कस फोर्स क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा अबाउट द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब होता था इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय द फ्लूइड पार्टिकल्स अगेंस्ट देयर रिलेटिव मोशन। किसी भी फ्लूइड में रिलेटिव मोशन के लिए जो रेजिस्टेंस मिलता है उसको क्या बोलते थे हम लोग? एज द shear resistance, and that is actually because of the viscosity। तो वही जो shear resistance होता था उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एज द विस्कस फोर्स। डोमिनेट करेगा हाईली विस्कस फ्लूइड्स में। जिनकी भी विस्कोसिटी कम होगी उसमें ये आप कंसिडर नहीं करेंगे या इग्नोर कर सकते हो। इसी के अलावा जो चौथा फोर्स यहां पर एक्ट कर सकता है इन द फ्लूइड दैट इज नोन एज प्रेशर फोर्स। अब सवाल ये आता है कि सर प्रेशर फोर्स क्यों कंसिडर कर रहे हैं? देखिए, आप सभी जानते हैं कि प्रेशर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, एक अलग टॉपिक था हमारा। प्रेशर की वैल्यू कभी भी एब्सोल्युटली जीरो नहीं हो सकती। अगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो प्रेशर जरूर प्रेजेंट होगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो जो फ्लूइड्स है उनमें प्रेशर की वैल्यू सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से ज्यादा होती है, और ये प्रेशर हमारे फ्लूइड को दबाने की कोशिश कर रहा होगा। कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन देखूंगा फ्लूइड में, कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल देखूंगा, उसको दबाने की कोशिश कर रहा होगा। ये
प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स को मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं एज द एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। सो ऑफ कोर्स उसको कैलकुलेट करेंगे और प्रेशर हमेशा ही अधिकतर जगह आपको प्रेजेंट मिलेगा। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज अगर मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से अगर प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर फोर्स को जरूर कंसिडर करना पड़ेगा। इसी के अलावा अगर मैं अर्थ पे स्टडी कर रहा हूं किसी भी फिनोमिना को, तो अर्थ पे हम लोग सभी जानते हैं कि एक और फोर्स डोमिनेट करता है, एंड दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कंसीडर करना जरूरी है। तो दैट इज योर फिफ्थ फोर्स एंड दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये आप सभी जानते हो, ड्यू टू ग्रेविटी जो वेट एक्ट करता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इन सभी के लिए काम करता हूं, नोटेशन दे देता हूं, एफसी, Ft, इसके लिए Fv, इसके लिए Fp और इसके लिए लिख देता हूं Fg। तो यहां पर अगर मैं टोटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वी कैन सी हियर दैट देयर आर टोटल 5 टाइप ऑफ फोर्सेस दैट कैन एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर फ्लूइड। द फर्स्ट फोर्स इज कंप्रेसिबिलिटी, सेकंड फोर्स इज ड्यू टू द टर्बुलेंस, थर्ड फोर्स इज ड्यू टू द विस्कोसिटी, फोर्थ फोर्स is because of the pressure and the fifth force is due to the gravitation। so ये पांचों ही फोर्सेस का अगर मैं समेशन कर दूंगा तो मुझे टोटल फोर्स किसी फ्लूइड पर एक्ट करने वाला मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं, ये तो बात होगी जनरल। हम लोग अगर हमारे सिलेबस की बात करते हैं, अगर बीटेक लेवल की बातें करते हैं, स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियर्स एंड फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो कुछ लिमिटेशंस है हमारी स्टडीज में। क्या लिमिटेशंस है कि हम लोग जनरली जो हम लोगों को कंडीशंस मिलती है फ्लूइड्स की, हम लोगों को ध्यान से सुनेंगे, हम लोगों को जनरली जो कंडीशंस मिलती है फ्लूइड के फ्लो में, हम उन्हीं कंडीशंस के लिए जनरली पढ़ाई करते हैं। और अगर मैं बात करता हूं कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है फॉर द आइदर सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर्स, हम लोग ज्यादा गैसेस के बारे में नहीं पढ़ते, हम लोग बहुत हाई प्रेशर के अंडर जो फ्लूइड्स होते हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर ऐसा भी नहीं पढ़ते कि बहुत छोटे छोटे से जो ट्यूब्स है उनमें से फ्लो हो रहा है। ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर 5 फोर्सेस है, ये पांचों ही फोर्सेस में से किसको कंसिडर करना है, किसको इग्नोर किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से फोर्स, कौन से फ्लो को स्टडी कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, इसको सिर्फ और सिर्फ सिविल या फिर मैकेनिकल वाले नहीं पढ़ते। इसी के अलावा अगर आप एरोस्पेस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एरोप्लेन का डिजाइन करना है, तो वहां पर आपको गैसेस के फ्लो के बारे में स्टडी करना है। गैसेस के बारे में अगर बात करते हैं तो उनमें कंप्रेसिबिलिटी फोर्स काफी ज्यादा डोमिनेट करता है। तो जब एरोस्पेस इंजीनियर भी एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेगा तो फिर वो वहां पर ये कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को इग्नोर नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग क्योंकि लिक्विड्स को पढ़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को जनरली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली इक्वेशन जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं या पढ़ सकते हैं, दैट इज योर रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन में इसने क्या नेग्लेक्ट कर दिया, इसने नेग्लेक्ट करा, नेग्लेक्टेड योर एफसी मतलब कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया इसने। मतलब बचेंगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ टोटल 4 तरह के फोर्स। कौन कौन से हो जाएंगे, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कोसिटी का फोर्स, विस्कस फोर्स और टर्बुलेंट फोर्स। ठीक है, तो सिर्फ यही 4 फोर्सेस को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, देन दैट इज नोन एज रेनॉल्ड्स इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का नाम याद रखेंगे। लेकिन अगर मैं अभी और सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की तरफ मूव करूं तो हम यहां पर यह भी कंसिडर करते हैं कि फ्लो बहुत हाई लेवल का नहीं है। जो टर्बुलेंट फोर्स है उसको भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है हमारी स्टडीज को सिंपल बनाने के लिए। एग्जैक्ट नहीं बन रही लेकिन सिंपल बनाना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे हम, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप मास्टर्स करने जाते हैं तो कुछ और हाई लेवल की आप इक्वेशंस पढ़ते हो। तो ये इक्वेशन उन्हीं हाई लेवल की इक्वेशंस में से एक है। इसी के अलावा सेकंड जो यहाँ पर इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज नेवियर स्टोक्स। देखिए नेवियर स्टोक्स की जो इक्वेशन है
इसमें आप ये टर्बुलेंस फोर्स को इग्नोर कर देते हो, मतलब ये मान लेते हो कि टर्बुलेंट फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, सो वी ऑल्सो नेग्लेक्ट टर्बुलेंट फोर्स। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्सेस बच जाएंगे, एक बचेगा प्रेशर फोर्स, दूसरा बचेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और तीसरा बचेगा विस्कस फोर्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट कब होगा, जब वॉल्स, बाउंड्रीज ऑफ फ्लो बहुत पास पास हो। अब बाउंड्रीज ऑफ फ्लो बहुत पास पास कब होगी, जब बहुत पतली पतली ट्यूब्स में से फ्लो करवाना हो, कंट्रोल्ड रेट में फ्लो करवाना हो। और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब आप बहुत एक्सपेंसिव और बहुत इफेक्टिव केमिकल्स का फ्लो करवा रहे हो, इंजेक्शन कर रहे हो आप केमिकल्स का। इसीलिए जब केमिकल इंजीनियर्स, आप लोग जानते हो केमिकल इंजीनियरिंग भी एक ब्रांच होती है, जब केमिकल इंजीनियर्स फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं तो वो लोग इस विस्कस फोर्स को इग्नोर नहीं कर पाते। इसीलिए केमिकल इंजीनियर्स ये नेवियर-स्टोक्स की इक्वेशन से पढ़ना शुरू करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स सेम सब्जेक्ट को। वहीं इसके अलावा अगर मैं सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करता हूं, हम लोग बात करते हैं अबाउट द मोशन इन पाइप्स। सो अगर मैं यहां पर बड़ी बड़ी पाइप्स की बात कर रहा हूं, जिसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई जो डायमीटर ऑफ पाइप है वो थोड़ा बड़ा है, कंसिडरेबल है, तो फिर वहां पर ये विस्कस फोर्स को भी आप इग्नोर कर लेते हो। सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो टेक्स्ट बुक्स होती है, का जो सिलेबस होता है, उनमें ये दोनों ही इक्वेशंस को हम लोग इग्नोर करते हुए डायरेक्टली थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन को स्टडी करते हैं, एंड दैट इज नोन एज आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ध्यान दीजिएगा, आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन में आप नेग्लेक्ट कर देते हो एक और फोर्स को। किसको नेग्लेक्ट कर देते हो, हम विस्कस फोर्स को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर बचेगा सिर्फ दो फोर्स, एक होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा हो जाएगा प्रेशर फोर्स। तो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स ये आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। अच्छा, ये जो डायनेमिक्स स्टडी कर रहे हो, डायनेमिक्स में ही आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का शायद नाम ना सुना हो, लेकिन एक बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, उसका नाम जरूर सुना होगा, जिसको हम लोग डायनेमिक्स में ही पढ़ते हैं, एंड दैट इज योर बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बिल्कुल पढ़ी होगी आप लोगों ने। उसका डेरिवेशन एक्चुअली होता है ऑन द बेसिस ऑफ आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। किस तरह से डेरिवेशन होता है, तो चलिए अब इस आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक है, अब टॉपिक मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, अवर टॉपिक इज आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आइलर्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर आइलर्स इक्वेशन है, अब इसका किस तरह से डेरिवेशन किया जाए यही हम लोगों को सीखना है। मैं एक काम कर देता हूं, यहां पर सबसे पहले एक फ्लूइड का एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं लेट दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द फ्लो। जब फ्लो हो रहा है तो आई एज्यूम दैट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। फ्लूइड का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना है, इतना छोटा तो नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। मान लेते हैं दैट दिस इज द एलिमेंट। अब ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमारे फ्लूइड का एलिमेंट है। पक्की बात है, फ्लूइड का एलिमेंट है तो इसके जो डायमेंशंस होंगे वो भी छोटे छोटे ले लेंगे आप। दिख नहीं रहा है छोटा, लेकिन मैं मान लेता हूं दैट द लेंथ इज स्मॉल and that length is only ds. Similarly, ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं मान लेता हूं as dA। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो फ्लूइड है उसका एक डेंसिटी भी होगी, क्योंकि मैं ग्रेविटेशनल और प्रेशर फोर्स दोनों को कंसीडर कर रहा हूं। तो यहाँ अगर मैं लिखना चाहूं दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड विल बी इक्वल्स टू प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन ये जो पर्टिकुलर आपका फ्लूइड एलिमेंट है, अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो प्रेशर हमेशा दबाने की कोशिश कर रहा होगा। तो अगर ये मेरा फ्लूइड पार्टिकल है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये मेरा फ्लूइड पार्टिकल है तो प्रेशर इधर से इस तरफ दबाएगा और इधर से इस तरफ दबाने की कोशिश कर देगा। अब दबाने की कोशिश कर रहा है तो यहां पर अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो देखिए, सबसे पहला फोर्स तो एक इस डायरेक्शन से एक्ट करेगा, ये डायरेक्शन में, और ये जो पर्टिकुलर फोर्स होगा, ये फोर्स होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर। कितना एक्ट करेगा, तो मैं मान लेता हूं इधर प्रेशर की वैल्यू P है,
इनटू एरिया मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली इधर से इस डायरेक्शन में भी फोर्स एक्ट करेगा अगेन ड्यू टू द प्रेशर, और ये पक्की बात है कि जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कुछ अलग हो गई होगी। तो कितनी इंक्रीज हो गई होगी, मैं मान लेता हूं अभी इंक्रीज हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो इधर मान लेता हूं प्रेशर P नहीं है बल्कि डेल P बाय डेल S के रेट से इंक्रीज हो रहा है। ये रेट ऑफ इंक्रीज लिखा है मैंने डेल P बाय डेल S, इंटू ds करूंगा तो क्या मिल जाएगा, टोटल इंक्रीज। टोटल इंक्रीज प्लस इनिशियल वैल्यू विल गिव यू द फाइनल प्रेशर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वापस से क्या लिखा मैंने। इनिशियल प्रेशर इधर कितना था P, रेट ऑफ इंक्रीज कितना है प्रेशर का, डेल P बाय डेल S, क्योंकि S की डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इनटू ds करा तो टोटल इंक्रीज मिल गया। यहाँ पर ये वैल्यू टोटल इंक्रीज है और ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू है। प्रेशर तो मिल गया लेकिन इनटू एरिया करूंगा तो फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया फोर्स की बातें। अच्छा, इसी के अलावा यहाँ पर अगर ये फ्लो हो रहा है और मैं मान लूँ यहाँ पर कि ये एंगल हम लोग को दिया हुआ है एज एंगल थीटा, देन आप ये ऑलरेडी जानते हो कि इस पर्टिकुलर जो फ्लूइड एलिमेंट है इसका एक वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो। अब ये जो पर्टिकुलर वेट है मैं मान लेता हूँ W है, इस वेट का एक कंपोनेंट होगा जो कि फ्लो के प्लेन में एक्ट करेगा, और वो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है इसको मैं मान लेता हूँ ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एंड दैट कंपोनेंट इज नथिंग बट दैट इज W साइन थीटा। ठीक है, और अगर मैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाता हूं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए लॉ ऑफ मोशन अगर मैं याद करता हूं तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था, दैट द फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एग्जैक्ट मैंने यहां पर नहीं बताया व्हाट वाज द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, बट आप ये सभी ऑलरेडी जानते हो, F इज इक्वल्स टू ma होता है। लेकिन यहां पर टोटल फोर्सेस कौन कौन से हैं, चलिए बोलिए। Fp प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अच्छा, प्रेशर फोर्स के मैं बात करता हूं, देखिए इस तरफ वाले जो भी फोर्सेस है, देखिए इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस को आप लोग ले लेते हो एज अ पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस को मैं ले लेता हूं एज अ नेगेटिव। ठीक है, तो यहां अगर मैं पूछता हूं पॉजिटिव फोर्स कौन सा दिख रहा है, P इंटू DA ड्यू टू द प्रेशर, और नेगेटिव फोर्स कौन सा दिख रहा है इधर से इधर, तो दैट इज इक्वल्स टू P प्लस डेल P बाय डेल S इंटू DS इंटू DA। ठीक है, अच्छा इसी के अलावा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में एक और यहाँ पर फोर्स दिख रहा है, दैट इज W साइन थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, विल बी इक्वल्स टू योर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर अगर, तो चलिए देखिए यहां से P इंटू DA तो कैंसल आउट दिख रहा है, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा इधर, तो इधर बच जाएगा माइनस ऑफ डेल P बाय डेल S इंटू DS इंटू DA माइनस W। अब W क्या होता है, वेट, वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आप ऑलरेडी जानते हो, W इज इक्वल टू होता है mg। ठीक है, अच्छा मास की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, यस और नो। अच्छा वॉल्यूम की वैल्यू किसके बराबर होती है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना दिख रहा है, DA, और लेंथ कितनी दिख रही है, DS। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो ये W की वैल्यू इधर मैं पुट कर देता हूं, क्या लिख दूं, रो जी DA इंटू DS इंटू साइन थीटा। अच्छा मास की वैल्यू क्या होती है, रो इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी को रो लिख देता हूं, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, DS इंटू DA। अच्छा एक्सेलरेशन भी यहां पर मल्टीप्लाई करना है, तो एक्सेलरेशन में याद होगा आप लोगों को, काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा था क्या, कि एक्सेलरेशन टोटल दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड सेकंड वन इज योर लोकल एक्सेलरेशन। तो दोनों की वैल्यूज अगर मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए लोकल एक्सेलरेशन कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है, v इंटू dv बाय ds, और जो लोकल एक्सेलरेशन होता है कितना होता है, dv बाय dt। ठीक है, तो यहां इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर आप चेक करेंगे तो ds इंटू डी ए यहां पे भी दिख रहा है, ds इंटू डी ए यहां पे भी दिख रहा है, और ds इंटू डी ए यहां पे भी दिख रहा है। कैंसल आउट करेंगे, कैंसल आउट करेंगे तो यहां से बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स, ये दोनों को इधर ले जाता हूं,
तो क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पर v इंटू डी वी बाई डी एस प्लस, अच्छा साथ में डेंसिटी भी है, ठीक है, तो डेंसिटी, और सेकेंड वाली टर्म में भी बच जाएगा डेंसिटी इंटू डी वी बाई डी टी, थर्ड टर्म यहां से बच जाएगी, दैट इज योर डेल पी बाय डेल एस। अच्छा फोर्थ टर्म ये दिख रही है रो जी इंटू, क्या दिख रहा है यहां पर, रो जी इंटू डी साइन थीटा, ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू 0, ये बच जाता है हमारे पास अब यहाँ पर। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर हमारा जितना ही पार्ट हम लोगों ने अभी तक लिखा है, ऑफ कोर्स हमारा डेरिवेशन तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये बात तो आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी, डेरिवेशन थोड़ा सा बाकी है, लेकिन एक काम करता हूँ, ये जो पार्ट हम लोगों ने अभी तक लिखा है इसको थोड़ा सा साइड में अपन लोग छोटा करके साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तो बस इतना रखा है कि आप लोगों को बाद में भी ये काम आ जाए। देखिए ये जो पर्टिकुलर जितना भी मैं लिख रहा हूँ ये सभी कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में वैसा का वैसा मिल जाएगा जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को यहाँ पर बार बार वीडियोस को पॉज करके नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में आराम से जो भी पीडीएफ्स है उनको देख ले आराम से और कॉपी कर सकते हैं। तो इसको अभी साइड में रखते हैं, चलिए अभी आगे कंटिन्यू यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो कंटिन्यू अगर मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर स्टेडी फ्लो। अगर मैं स्टेडी फ्लो की बात कर रहा हूं तो स्टेडी फ्लो में क्या होता है, स्टेडी फ्लो में वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं पिछले वाली इक्वेशन में dv बाई dt को 0 कर दूं तो बचेगा क्या, ओनली की डेल p बाय डेल s प्लस रो जी इंटू साइन थीटा प्लस थर्ड टर्म क्या बच जाएगी, रो v इंटू डेल v बाय डेल एस इज इक्वल्स टू 0। अच्छा ये हमारी बन जाती है मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ आइलर्स इक्वेशन। ये क्या है, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ आइलर्स इक्वेशन। अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अभी एज्यूम करा है कि क्या एज्यूम करा मैंने, कि फ्लो कैसा है, स्टेडी फ्लो है, ठीक है। सारे एजम्पशंस मैं बाद में लिस्ट आउट करूंगा, बट अगर मैं यहाँ पर देखिए इसी को थोड़ा सा और रीअरेंज कर दूं, क्या रीअरेंज कर रहा हूं देखेंगे, तो डेल पी ये डेल एस को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बच जाएगा रो जी इंटू डेल एस इंटू साइन थीटा प्लस ये क्या बच जाएगा, रो वी इंटू डेल डी वी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको डेल वी लिख देते चलिए, तो दिस इज डेल वी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इधर लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, p, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, देखिए रो जी इंटू यहां पर क्या बच जाएगा, डी एस साइन थीटा, या s लिख देता हूं साइन थीटा, और ये क्या है, तो v का इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा, रो वी स्क्वायर बाय 2, और इस तरफ क्या बच जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो एक काम करता हूं पूरे में ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, सॉरी पूरे को डिवाइड कर देता हूं बाय रो जी। तो जब पूरे को रो जी से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा p बाय रो जी। अच्छा ये s साइन थीटा क्या होगा, तो देखिए s क्या लिखा था मैंने, ऐसे इंक्लाइन पोर्शन में जो डायमेंशन थी उसको ds लिखा था, और ये एंगल मैंने लिखा था एस थीटा, याद है। तो ये जो पर्टिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन है ये हो जाएगी हमारी ds की साइन थीटा, ठीक है ना। तो इधर मैं लिख सकता हूं एज योर dz प्लस ये देखिए यहाँ पर, अच्छा इसको dz भी नहीं लिख सकते, इवन हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसको z ही लिख देते हैं क्योंकि ऊपर s साइन थीटा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ एज z प्लस रो g से डिवाइड करा है तो ये बच जाएगा v स्क्वायर बाय 2g शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखिए ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन फाइनली मैंने यहाँ पर लिखी है, दिस इज नथिंग बट दिस इज नोन एज योर बर्नौलीज इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। तब देखिए इसका डेरिवेशन तो यहाँ तक समझ में आया है, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोगों को जब यहाँ पर कन्वेंशनल में ये क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग को वहाँ पर एजम्पशंस भी लिखने पड़ते हैं,
तो चलिए एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर सारे एजम्पशन जो हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किए हैं उनको अलग से ही लिख कर दे देता हूं आपको। तो अवर टॉपिक इज योर एजम्पशंस। कौन कौन से एजम्पशंस हमने यहाँ पर फॉलो करे हैं। तो सबसे पहला जो एजम्पशन हमने यहाँ पर फॉलो किया है वो ये बोल रहा है दैट द फ्लो इज स्टडी। ठीक है। अच्छा, सेकेंड एजम्पशन यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं दैट फ्लो इज इररोटेशनल। अच्छा, इररोटेशनल हमने ये एज्यूम करा, ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमने यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इग्नोर कर दिया। देखिए अगर कभी भी रोटेशन होगा तो रोटेशन होने पर आप लोग सभी जानते हो कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करता है ना, लेकिन हमने यहां पर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर ही नहीं करा, एज्यूमिंग दैट द फ्लो इज इररोटेशनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एजम्पशन जो हमने यहां पर एज्यूम करा दैट द फ्लो इज, क्या एज्यूम करा था मैंने कि कंप्रेसिबिलिटी फोर्स नहीं है, और फिर मैंने क्या एज्यूम करा, टर्बुलेंस फोर्स नहीं है, और मैंने क्या एज्यूम करा कि विस्कस फोर्स नहीं है। तो अगर मैंने विस्कस फोर्स को जीरो माना है तो फ्लो इज कैसा है, इनविसिड। इनविसिड का मतलब है विस्कोसिटी की वैल्यू जीरो है, ये अभी मैंने एज्यूम करा है। अच्छा, चौथा यहां पर क्या बोल सकता हूं कि टर्बुलेंस नहीं है, इसका मतलब फ्लो कैसा है, लैमिनार होगा, ये भी एक और एजम्पशन हो जाएगा। अच्छा, मैंने डेंसिटी को यहां पर देखेंगे, इसके पहले मैंने क्या करा, जब मैंने यहाँ पर ये इंटीग्रेट करा है तो डेंसिटी को मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करा था। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि भी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, और अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब क्या आप अज्यूम कर रहे हो, दैट द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। तो फिफ्थ अजम्पशन में यहाँ पर लिख देता हूं दैट फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ 5 एजम्पशंस है जिसमें आप बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हो। अधिकतर बार स्टूडेंट्स को ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि हम लोग हमारी जो स्टडीज करते हैं उन सभी जगह बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। उसके एक्सेप्शंस क्या है, कहाँ लिमिटेशंस है इस बर्नौलीज इक्वेशन के, तो वो लिमिटेशंस भी आप लोगों को यहाँ पर से समझ में आ गए होंगे इस एजम्पशन से। क्या लिमिटेशंस बन जाएंगे, देखिए कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फ्लो स्टडी है, अनस्टडी हुआ तो क्या, अगर अनस्टडी हुआ तो बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे। इसी के अलावा अगर रोटेशनल फ्लो हुआ तो इसको आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। हम लोग देखते हैं रोटेशनल फ्लो को अलग से, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं इन द वॉर्टेक्स मोशन, बाद में पढ़ेंगे। फ्लो को इनविसिड मान लेते हैं, मतलब क्या है कि हम लोग विस्कोसिटी के कारण जो लॉस होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। लॉस को कंसिडर कर रहे हो तो हेड लॉस की एक टर्म आ जाती है, आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। सिमिलरली लैमिनार एज्यूम करते हैं, फ्लो अगर टर्बुलेंट होगा, लॉसेस ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होगा, तब हमारी ये बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई नहीं होती है। लेकिन हम लोग हमारे बीटेक के लेवल में अधिकतर जगह एज्यूम कर लेते हैं दैट बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल, जो कि सही नहीं है। वहीं इसी के अलावा इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। इनकम्प्रेसिबल कब तक मान सकते थे, जब तक जो वेलोसिटी है वो हमारी काफी कम है। लेकिन अगर मान लीजिए जो मैक नंबर है इसकी वैल्यू 0.3 से ज्यादा हो जाए तो आप कंप्रेसिबल मानना पड़ता है, जब बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो तो। अब मैक नंबर क्या होता है तो उसके बारे में भी आप लोग पढ़ोगे और आगे डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस इन द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये सभी कुछ अभी बाकी है, लेकिन ये कुछ अजम्पशंस है जो कि आप लोगों को याद रखने होंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी है इसका बेसिक मतलब क्या है, और इसके अजम्पशन, इसके जो यहाँ पर एप्लीकेशंस हो सकते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में, वो सारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स उनके बारे में भी चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस, बर्नौलीज थ्योरम में जो 3 टर्म्स हमने देखी उनका क्या मतलब है, इन सभी बातों को लेकर तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।